अहमदाबादमध्ये काँग्रेसच्या 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन झाला। त्या अधिवेशनमध्ये त्यांनी जे काही ठराव पास केला त्याच्यामध्ये एक महत्त्वाचा ठराव म्हणजे ओबीसी समाजाच्या मतांसाठी त्यांनी पहिल्यांदा एक ठराव पास केलेला आहे। हा काँग्रेसच्या एक वैचारिक पतनचा एक मोठा सबूत दिसतो आम्हाला। कारण काँग्रेसची जेव्हा जेव्हा राष्ट्रीय अधिवेशन होत होते तेव्हा त्यांनी एक राष्ट्रीय स्तरच्या सामाजिक आणि राष्ट्रीय विकासासाठी लोकांच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वाचा ठराव पास करत होते। कधी काँग्रेसचे महाधिवेशनमध्ये भारताची स्वतंत्रतेसाठी ठराव पास झाला होता, कधी स्वराजचा ठराव पास झाला होता। एकदा लाहोरमध्ये काँग्रेसचे महाधिवेशनमध्ये पूर्ण स्वराज्याचा ठराव पास झाला होता, ग्राम स्वराज्याचा ठराव पास केला होता अधिवेशनमध्ये। कधी त्यांनी आर्थिक उदारीकरण केला पाहिजे याचा पण ठराव पास केला, बँकांचा जो राष्ट्रीयकरण झाला त्याचा ठराव त्यांनी पास केला। एवढे मोठे मोठे ठराव पास करणारे काँग्रेस पार्टी ने सतत प्रत्येक अधिवेशन मध्ये एक ठराव अवश्य पास केला की भारतीय समाजमध्ये धर्माच्या नावाने, मजहबच्या नावाने, भाषाच्या नावाने आणि जाती जमातीच्या नावाने विभक्त करणारी जो शक्ती आहे त्यांचा निषेध झाला पाहिजे असा ठराव त्यांनी प्रत्येक महाधिवेशनमध्ये, खास करून 1968 मध्ये जो त्यांचा अधिवेशन होता त्याच्यामध्ये फार जोर देऊन त्यांनी हा ठराव पास केला होता। त्यानंतर 2001 मध्ये पण असाच ठराव पास केला, पुढे पण केला। पण अहमदाबादमध्ये काँग्रेस पक्षाने एकदम 360 डिग्रीचा यू टर्न घेतलेला आहे। आता त्या जाती जमातीचे नावाने जो समाजमध्ये विभाजन आणि विभक्त क्रिएट करणारे लोक आहेत, शक्ती आहेत, त्यांच्या विरोधात त्यांनी काहीही बोललं नाही। उलट ओबीसी समाजाच्या मतासाठी त्यांनी एक विशेष ठराव पास केलेला आहे। आम्ही ओबीसी समाजाचा सन्मान करतो, ते भारतीय समाजाचे एक मोठे हिस्सा आहेत आणि त्यांचा विकास झाला पाहिजे, त्यांचा जे काही प्रॉब्लेम आहे सॉल्व्ह झाला पाहिजे। आम्ही पण ओबीसी समाजबरोबर जुडलेले आहोत। पण असं कधी नाही झाला होता कि काँग्रेस पक्षातर्फे अशी घोषणा झाली कि हम लोग अब तक ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित समाज में उलझे रहे, ओबीसी समाज हमारे हाथ से निकल गया। आणि अशा परिस्थितीत काँग्रेस पार्टी आणि त्यांच्या नेतृत्व ओबीसी समाजाच्या मतासाठी त्यांनी एक ठराव पास केलेला आहे। तो एकदम निषेधात्मक आहे, आम्ही त्याची निंदा करतो। हा एक विषय आहे, पण तर राष्ट्रीय अधिवेशन मध्ये ठराव पास करून समाजाला जातीमध्ये बांटण्याचा जो प्रयत्न आहे तो प्रयत्न नाही केला पाहिजे, आमची अशी भूमिका आहे। काँग्रेस पक्षाने ही जो भूमिका घेतली आहे ही भूमिका जो आमच्या देशात जो समाजवादी विचारसरणीचे पक्ष आहेत, म्हणजे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल किंवा लोकदल, हे सगळे पक्षातर्फे असाच समाजवादच्या नावाने जाती जमातीचा राजकारण चालू होतं। कोणी यादव समाजाच्या मतासाठी समाजवादचा झेंडा बुलंद करतो, कोणी जाट आणि गुजर समाजाच्या मतांसाठी असा राजकारण करतो। असं आम्हाला दिसतो की आता काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय पक्ष होण्याचा ढोंग करण्याऐवजी क्षेत्रीय जो दल आहेत त्यांच्या अनुसरण करणं सुरू केलेलं आहे। आणि ज्याप्रमाणे क्षेत्रीय दल जाती जमातीचे राजकारण करून ते स्वतःचा वोट बँक निर्मित करतात, त्याचप्रमाणे काँग्रेस पक्षातर्फे पण
आता ओबीसी समाजाचा वोट बँक निर्मित करण्यासाठी विशेष ठराव पास झालेला आहे. आम्ही असा काँग्रेस पक्षाच्या असा ठरावावर एकदम स्पष्ट टिप्पणी आहे आमच्या की हा काँग्रेसचा वैचारिक पतन आहे, काँग्रेसच्या दलभद्री राजकारण आहे आणि काँग्रेसची मानसिक दिवाळखोरी झालेली आहे आता आम्हाला दिसतो. याच अधिवेशनमध्ये काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षाने ज्याप्रमाणे ईव्हीएम वर त्यांचा स्वतःचा जो हार आहे, पराजय आहे, त्याचा ठिकरा फोडलेला आहे, तो पण चुकीचा आहे. म्हणजे तुम्ही हरियाणात पडलं, महाराष्ट्रात पराभूत झाला, दिल्लीत पराभूत झाला. याच्या मागे लोकांचा जो मत आहे तो तुमच्या विरोधात गेला. आणि जेव्हा तुम्ही सांगता की वोटिंग सिस्टम मध्ये काहीतरी दोष आहे, कमी आहे, म्हणजे तुम्ही या राज्याचा जो लोक आहेत, जो मतदार आहे, त्यांचा अपमान करता. राहुल गांधी बोलतात की महाराष्ट्रात खूप सारे नवीन वोटर ऍड झालेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी घोटाळा आहे. 70-80 लाख किंवा 90 लाख वोटरचा तो काहीतरी एक आकडा देतात, एक फिगर देतात. इकडे उबाठावाले सांगतात की ईव्हीएम मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम होता. दिल्लीचा जेव्हा निकाल आला तेव्हा आम आदमी पार्टीने सांगितलं की इकडे काहीतरी प्रत्येक मतदारसंघात त्यांनी वोट कापून ठेवलेला आहे, वोट कमी केलेला आहे, वोटरचं नाव रिमूव्ह केलेलं आहे, यामुळे आम्ही पडलो. हा एकदम बहाणा आहे आणि मतदारांचा अपमान आहे. असा कधीही काँग्रेसतर्फे नाही बोलला पाहिजे. काँग्रेसला एक आत्ममंथन करण्याची गरज आहे. त्यांच्याकडून मतदार का लाभ होत आहेत याच्या काहीतरी त्यांच्या नीतिगत, त्यांच्या धोरणात्मक जो विषय आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी खोट आहे, त्रुटी आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि त्यांचे जो सहकारी आहेत त्यांच्या बरोबर आता मतदार लांब होत आहेत. हा वस्तुस्थिती आहे. आता आम्हाला उबाठाची एक प्रश्न विचारायचा आहे. बाळासाहेब जाती जमातीचे राजकारणाच्या विरोधात होते. त्यांनी हमेशा एक असं सांगितलं की जो काँग्रेसवाले आहे समाजमध्ये विभाजन टाकतात आणि जातीच्या नावाने राजकारण करून एक संपूर्ण समाजमध्ये एक बिखराव पैदा असा आणून देतात आणि यासाठी त्यांनी कधीही जाती जमातीचं राजकारण केलं नाही. आता उबाठाचे नेते उद्धव ठाकरे यांच्याशी आमचा प्रश्न आहे की तुम्ही काँग्रेस पक्षाने जो जाती जमातीच्या आधारावर ठराव पास केलेला आहे त्याच्याबरोबर तुम्ही सहमत आहात का? तुम्ही अग्री करता का? तुम्ही पण काँग्रेस सारखा जाती जमातीच्या राजकारणामध्ये आता सामील होणार का? हा आमचा एक उबाठाची एक प्रश्न आहे आणि या प्रश्नाचा जवाब आम्हाला पाहिजे. असाच उबाठाचे पूर्व मंत्री, वर्लीचे आमदार आणि नेते आदित्य ठाकरे काल वर्लीमध्ये होते आणि वर्लीत जाऊन 2-3 घोषणा त्यांनी केली. एकतर असा आम्हाला वाटतो की आदित्य ठाकरे वर्ली जाऊन रस्त्याच्या कामाची पाहणी करत असताना ते फक्त ठेकेदारांवर दमदाटी करतात. ठेकेदारांवर, कॉन्ट्रॅक्टरवर दमदाटी करून काहीतरी कमिशन घेण्याची त्यांची मानसिकता असतो असं आम्हाला दिसत असतो. त्यांनी सांगितलं की नाले सफाईची पाहणी तो करणार. गेल्या 25 वर्षापासून उबाठाची सत्ता बीएमसीवर होती. कधीही नाले सफाईची पाहणीसाठी ते गेले नाही. आता का 25 वर्षपर्यंत उबाठा सत्तेत होती महानगरपालिकामध्ये, त्या दरम्यान त्यांनी रस्त्याच्या कामामध्ये घोटाळा केला, नाले सफाईमध्ये हातची सफाई केलं प्रत्येक वर्षी, दरवर्षी. त्याचप्रमाणे महानगरपालिकामध्ये जे काही काम होतं ते काम करणारे जो कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांच्याकडून कमिशन घेणं हा त्यांचा जॉब होता. आता त्यांच्याकडून सत्ता गेलेली आहे, यामुळे
ते कॉन्ट्रॅक्टरवर एक एक ठपका ठेवण्यासाठी, कॉन्ट्रॅक्टरवर दबाव आणण्यासाठी आणि कॉन्ट्रॅक्टरवर करून काहीतरी कमिशन घेण्यासाठी असं प्रकारच्या ते एक ऍक्टिव्हिटी करतात आम्हाला असं वाटतो. आम्ही जो ठाकरेजी जो गेले होते वरली आणि रस्त्याची पाहणी केली, त्यांच्या एकच माहिती आम्ही त्यांना देऊ इच्छितो की जेव्हा तुमची सत्ता होती प्रत्येक पावसात मुंबईमध्ये पॉटहोल दिसत होता. मुंबईमध्ये रस्ता म्हणजे नालेसफाईमध्ये घोटाळा, रस्त्याच्या पॉटहोल भरण्यामध्ये घोटाळा. पण जेव्हापासून एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री बनलेत आणि त्यानंतर आमची सरकार सुरू झाली आणि मुंबईमध्ये सर्व रस्त्याचा जो कॉन्क्रिटीकरणचं काम चालू आहे त्याचा एक जो नतीजा आहे, त्याचा एक जो रिझल्ट आहे तो असा आहे की आता मुंबईमध्ये पॉटहोल दिसत नाही. पाऊस गेला वर्षी पाऊस आला आणि गेला, पण कुठेही पॉटहोल दिसला नाही मुंबईमध्ये. म्हणजे कॉन्क्रिटीकरणचा जो काम होता तो एक केला पाहिजे होता, पण तो 25 वर्षापासून ते काहीही 25 मध्ये काही केले नाही. आणि यामुळे मुंबईमध्ये प्रत्येक रस्त्यामध्ये प्रत्येक पावसाळ्यात पॉटहोल होतो आणि नाले सफाई कधीही नाही झाला. यामुळे मुंबईमध्ये एक जबरदस्त एक असा पूरची परिस्थिती प्रत्येक पावसामध्ये उपस्थित होत होतो. तो जो उबाठावाले आता जो ढोंग करतात त्या ढोंगचा आम्ही निषेध करतो आणि त्याने जो कमिशन खाल्ला आहे त्या कमिशन बद्दल त्याने स्पष्टता बोलला पाहिजे मुंबईच्या लोकांच्या समोर येऊन. हा झाला मराठीमध्ये. आता हिंदीमध्ये सुरू करू. राहुल गांधी यांनी सांगितले की स्वतंत्र काळात आम्ही फक्त अंग्रेजांविरोधात लढलो नाही तर इंग्रजी आणि आरएसएसच्या विचारधारेविरोधात लढलो, असं वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केलंय. विचारधाराच्या विरोधात लढण्यामध्ये काही गैर नाही, पण तो एक काँग्रेस होती आणि काँग्रेसचा नेतृत्व होता ज्यांनी अंग्रेजांच्या विरोधात एक लढा दिला आणि त्या लढ्यामध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाली आणि आम्ही सगळे स्वतंत्र झालो. पण आजचा जो काँग्रेस आहे तो भारताच्या दुसरी आजादीच्या नावाने किंवा संविधानाच्या रक्षणाच्या नावाने ज्याप्रमाणे वैचारिक वैमनस्य पसरवत आहेत तो चुकीचा आहे आणि ज्याप्रमाणे तो जाती जमातीचा राजकारण करत आहेत तो पण चुकीचा आहे. आरएसएस एक विचारधारा आहे आणि तो विचारधारा बरोबर तुम्ही सहमत आहात नाही आता तुमचा विषय आहे, पण ते देशच्या विरोधी नाही आहेत. देशमध्ये प्रत्येक समाजाला एकजूट करणं आणि प्रत्येक समाजाचा विकास आणि कल्याणासाठी त्यांच्या विचारसरणीमध्ये खूप सारा असा प्रोग्राम आहे आणि त्यांचा सन्मान झाला पाहिजे. तोच सांगितलं ना मी की जाती जनगणनाचे नावाने ते ओबीसी लोकांच्या मत घेण्याचा ते कार्यक्रम चालू ठेवत आहे. हा काँग्रेस पक्षाचा दलभद्री राजकारण आहे, काँग्रेस पक्षाच्या मानसिक दिवाळखोरी आहे आणि काँग्रेस पक्षाचा वैचारिक पतन आहे. ज्या काँग्रेसने कधी एका काळामध्ये त्यांचा जो अधिवेशन होता, राष्ट्रीय अधिवेशन होत होता, त्याच्यामध्ये समाजात जाती जमातीचे नावाने समाज विभक्त नाही झाला पाहिजे असा स्टँड घेत होते, असा ठराव पास करत होते. आता काँग्रेसचा पतन एवढा झालेला आहे की त्यांनी जातीच्या नावाने वोट मागण्यासाठी ते एक ठराव पास करत आहेत जाती जनगणना किंवा ओबीसी समाजाच्या विकासाच्या नावाने. हा फक्त मताचं राजकारण आहे. याच्या मागे काहीही त्यांना ओबीसी समाजाचं घेणं देणं नाही. ओबीसी समाजाला देशात आरक्षण देण्यासाठी जेव्हा मंडल आयोग गठीत झाला होता आणि मंडल आयोगची रिपोर्ट व्हीपी सिंगची सरकारने जेव्हा लागू केली होती त्यानंतर 5 वर्षपर्यंत काँग्रेसची सरकार होती. त्यानंतर राजीव गांधीची पण सरकार आली, पण त्यांनी कधीही 5 वर्षपर्यंत नरसिंहरावची सरकार होती. तो 5 वर्ष दरम्यान कधी त्यांनी मंडल आयोगची रिपोर्टची जो अनुशंसा आहे, शिफारिश आहे, कधी लागू नाही केला. त्यांनी तो रिपोर्ट कुठेतरी दाबून ठेवला होता. म्हणजे आज त्यांना मतासाठी ओबीसी समाजासाठी विशेष लाड दिसत आहे. पण आम्ही ओबीसी समाजाला सांगतो की कधी हे तुमचे नव्हते आणि पुढे पण कधी तुमचे नाही होणार. हाँ, पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में संपन्न हुआ. अलग अलग विषयों पर
जो उन लोगों ने प्रस्ताव पास किए उनमें से एक प्रस्ताव बहुत ही खतरनाक और समाज को तोड़ने वाला लग रहा है, और वह यह भी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने वैचारिक आधार पर पूरी तरह से 360 डिग्री का टर्न ले लिया है, यानी पूरा यू टर्न मार दिया है। और वह है ओबीसी समाज के लिए जाति जनगणना करने की मांग और ओबीसी समाज के वोटों के लिए एक विशेष प्रस्ताव पास करना। यह कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से कभी स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पास करती थी, कभी स्वराज दिलाने के लिए, कभी स्वदेशी के लिए, कभी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए, कभी पूर्ण स्वराज्य के लिए, कभी किसानों मजदूरों के विकास के लिए, कभी सामाजिक एकता और अखंडता के लिए, कभी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए, कभी आर्थिक उदारीकरण के लिए। इस प्रकार के उनके प्रस्ताव राष्ट्रीय अधिवेशन में पास होते थे। लेकिन आज कांग्रेस का राजकारण, कांग्रेस की राजनीति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है कि अब वो ओबीसी समाज का वोट हासिल करने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा कि हमसे गलती हो गई, हमने सिर्फ और सिर्फ दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण लोगों के लिए काम किया, जिसकी वजह से ओबीसी समाज हमसे दूर चला गया। ओबीसी समाज को साथ लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह प्रस्ताव पारित किया। इसी ओबीसी समाज के नाम पे जाति जमाती के जातिवादी राजकारण के लिए हमारे देश के कई क्षेत्रीय दल जाने जाते हैं जो तथाकथित तौर से समाजवादी हैं। चाहे मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी हो, या फिर चौटाला की पार्टी हो, देवीलाल की पार्टी हो, कोई यादव के नाम पे, कोई जाट के नाम पे, कोई गुजर के नाम पे जातिवाद की राजनीति करते रहे। लेकिन आज, और कांग्रेस ने हमेशा इसका विरोध किया, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं क्षेत्रीय दलों का अनुसरण करते हुए स्वयं जाति विशेष का वोट हासिल करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर रही है, जो कि एकदम से निषेधात्मक है। यह कांग्रेस का वैचारिक पतन का सबूत है, यह कांग्रेस का जो मानसिक दिवालियापन हो गया उसका सबूत है, और कांग्रेस की राजनीति एक तरह दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है उसका सबूत है। कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि पिछले 10-12 वर्षों में 40-42 जो चुनाव हुए, महत्वपूर्ण चुनाव, उन चुनाव में 5 या 6 चुनाव जीते हैं, सारे चुनाव हार गए। उसका कारण यह है कि कांग्रेस में एक नीतिगत रूप से दिवालियापन आ गया है। कांग्रेस की जो सोच है उससे आम मतदाता कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि वो लगातार हार रहे हैं, और इसका आत्ममंथन करने के बजाय, इसका विश्लेषण करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के नेता, कल भी हुआ अहमदाबाद में, उन्होंने ईवीएम के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ा कि पूरे चुनाव की जो वोटिंग प्रक्रिया वही दोषपूर्ण है। राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो अचानक 90 लाख के आसपास नए वोट ऐड कर दिए गए वोटर लिस्ट में, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ, जबकि यह सरासर गलत है। नए वोटर बनाने की एक स्थापित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के हिसाब से जो निर्वाचन आयोग है वो अपील करते हैं और सभी पार्टियों के लोग नए वोटर बनाते हैं। उसमें कोई एक व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष वोटर नहीं बनाती है। लेकिन राहुल गांधी अपनी हार का ठिकाना इस विषय पर डाले। खड़गे कहते हैं कि ईवीएम खराब है, इधर उद्धव ठाकरे भी बोलते हैं कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ थी। उधर दिल्ली में चुनाव हार गए तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जानबूझ करके कई वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए थे। ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आपकी इमेज खराब हो गई है, भ्रष्टाचारी इमेज है आपका जन सामान्य से रिश्ता टूट गया है। मतदाताओं के समक्ष आप कुछ नया आइडिया और उनको आकर्षित करने का कोई एक जो सकारात्मक विचार नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है और एक वैचारिक तौर पर एक पतन के दौर से गुजर रही है, तब हमारा उबाठा के लोगों से, उद्धव ठाकरे से सवाल है कि बाला साहब ने हमेशा जातिगत राजनीति के खिलाफ अपनी बात रखी। वो हमेशा कहते थे और जाति जमाती में समाज को नहीं बांटना चाहिए। उन्होंने कभी किसी जाति विशेष के लिए कोई राजनीति नहीं की। क्या उबाठा के लोग कांग्रेस के इस जातिवादी राजकारण से, राजनीति से सहमत हैं? क्या उबाठा के लोग अहमदाबाद में जो प्रस्ताव पारित हुआ ओबीसी समाज का मत हथियाने के लिए, क्या उबाठा के लोग इस प्रस्ताव से सहमत हैं? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिवसेना किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। ओबीसी समाज हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और उसका विकास होना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए, लेकिन उसके वोटों के लिए
बाकी समाज को दूर करना और बाकी समाज की निंदा करना यह सरासर गलत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसी प्रकार की हरकत की है। तो ऐसे में जब कांग्रेस का वैचारिक पतन हुआ है तब उबाटा से हमारे मन में सवाल है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में उबाटा और कांग्रेस एक साथ दिखते। इसी प्रकार से आदित्य ठाकरे जो कांग्रेस उबाटा के पूर्व मंत्री हैं और वर्ली के विधायक हैं, आमदार हैं, वो पिछले दिनों वर्ली गए और वहां पर जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जो नालों की सफाई का काम चल रहा है, उसका मुआयना किया और उन्होंने कहा है कि मैं नाला सफाई देखने के लिए दौरा करूंगा, जायजा लेने जाऊंगा। 25 वर्षों तक उबाटा की सत्ता मुंबई महानगर पालिका में थी, कभी आज तक उन्होंने नाले सफाई का दौरा नहीं किया, नाला सफाई का जायजा नहीं लिया, मुआयना नहीं किया, क्योंकि जब ये सत्ता में थे तो नाले सफाई में ये हाथ की सफाई करते थे। हर साल नाले सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का कमीशन खाते थे और आज जब इनकी सत्ता नहीं है और उनको कमीशन नहीं मिल रहा है तो नाला सफाई देखने जा रहे हैं। जब इनके जमाने में नाला सफाई होता था तो मुंबई में बाढ़ आ जाती थी, हर बारिश में मुंबई डूब जाती थी, लेकिन हमारे पास जब से सत्ता है तब से नाला सफाई सही ढंग से हो रहा है और मुंबई में बाढ़ का पानी कभी भरा नहीं, बारिश का पानी कभी भरा नहीं। ये बेशक जा सकते हैं, लेकिन जो कमीशन खाया नाला सफाई के नाम पे उसके ऊपर भी खुलासा करना चाहिए। रस्तों की बात, उन्हें कहा रस्तों में ये हो रहा है। जब इनकी सरकार थी तो हर बारिश में मुंबई के रस्तों में पॉट होल दिखते थे। आज हालात ये है कि पिछले 2-3 वर्षों से हमारी सरकार है, महानगर पालिका पे इनकी सत्ता नहीं है, मुंबई में रस्तों का कंक्रीटीकरण हो रहा है और उसका नतीजा यह है कि किसी भी बारिश में, पिछले 2-3 वर्षों में किसी भी बारिश में मुंबई की सड़कों पे पॉट होल नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन नहीं खाया। आप कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन खाते थे, इसलिए न तो रास्ते बनते थे, न नाले की सफाई होती थी, न पॉट होल भरे जाते थे। तो आपने महानगर पालिका में रह के इतने घोटाले किए हैं और इतने घोटाले के बाद जब आपके पास सत्ता नहीं है तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को दबाव में लाने के लिए, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हड़काने के लिए, उनको धमकाने के लिए आप एरिया का मुआयना करते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्टर दबाव में आपको कमीशन दे। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कमीशन नहीं देने देंगे। आप बेशक मुआयना करिए रास्तों का, नालों का, यहां पर कोई घोटाला नहीं हो रहा है। पूरे मुंबई में सभी लोगों को एक सही सलामत रास्ता और नाले की सफाई मुहैया कराने हम जा रहे हैं। सर, 26/11 वाले मामले में जो तहफ्फुर राणा को लाया जा रहा है, प्लानिंग की किस तरह से? तहफ्फुर राणा 26/11/2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमले हुए थे जिसमें 166 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, हमारे कई जाबाज पुलिस वालों की जान चली गई थी, उस पूरे आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड डेविड हेडली का विशेष साथी रहा है। यह अपने आप में भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुंबई के जो आतंकवादी घटना में मारे हुए लोग हैं, जो शहीद हो गए हमारे लोग हैं, उनके परिवार को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तब तहफ्फुर राणा के यहाँ आने के बाद मैं डिमांड करूंगा, मांग करूंगा कि भारत सरकार और एनआईए तमाम न्यायिक प्रक्रिया के बाद, तमाम जांच प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद राणा को फांसी दे और सरेआम फांसी दे, ताकि मुंबई के निरपराध और निर्दोष लोगों की जो जान उसने ली है उसकी सजा उसको मिले। सर, वक्त बोर्ड को लेकर बंगाल में इस प्रकार से तोड़फोड़ की जा रही है, क्या इसके पीछे ममता बनर्जी का हाथ है? ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की वोटों की पॉलिटिक्स है। वक्फ बिल, जो वक्फ संशोधन विधेयक था, जो वक्फ कानून बन गया अभी, उसके खिलाफ हिंदुस्तान के मुल्ला मौलवी थे जिनको वक्फ के नाम पर करोड़ों रुपए की कमाई होती थी। अब उनकी कमाई पर नजर रखी जा रही है। अब वक्फ के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी आएगी, गवर्नेंस ठीक से होगा और वो घोटाला नहीं कर पा रहे और इसका सीधे फायदा गरीब मुसलमान औरतें और बच्चों को होगा, जो अनाथ बच्चे हैं उनको होगा, जो बेवा औरतें उनको होगा। ऐसे में जो मुल्ला मौलवी जो विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध में हाँ मिलाने के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल का, वक्फ कानून का विरोध कर रही है। इस विरोध का कोई अर्थ नहीं है। देश में एक कायदा है, कानून है, एक संविधान है। अगर देश के पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने कानून बना दिया और उसके ऊपर राष्ट्रपति की मुहर लग गई तो तमाम राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह उस कानून को लागू करे। तो आज ममता बनर्जी और कोई कह सकता है कि हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन वैधानिक तौर पर इसका कोई आधार नहीं। सर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो 90 दिन का रोक लगाई है टैरिफ पे, जो
देखिए, सबसे पहले जो एक पॉपुलर नैरेटिव हिंदुस्तान में चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उससे हिंदुस्तान की हालत बहुत खराब हो जाएगी, वो सरासर गलत नैरेटिव है। क्योंकि हिंदुस्तान के सामने, भारत के सामने, भारत के जो निर्यातक है उनके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। कई देशों के ऊपर ज्यादा टैरिफ है, हमारे ऊपर कम टैरिफ है, खासकर चाइना के साथ कंपीट करके हम मार्केट में, यूएस मार्केट में बहुत अच्छे ढंग से कमाई कर सकते हैं। और एक आंकड़ा आया है कि लगभग 2 लाख करोड़ का फायदा फॉरेन एक्सचेंज हमको मिल सकता है। तो ये एक बात होगी। दूसरी बात, चाइना के साथ जो ट्रेड वार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो उनका आपस का विषय है, लेकिन बाकी राज्यों, बाकी देशों के ऊपर जो टैरिफ बढ़ाया था उसको उन्हें स्थगिति दी है, उसके ऊपर स्टे दिया है। वो निश्चित तौर पर एक स्वीकार करने लायक बात है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में जो भी टैरिफ के बारे में डिसीजन लेना चाहे बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक सरकार को अपने देश के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को बचाकर रखने का अधिकार है। अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो हम भी टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि हमें भी अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है, हमारे लोकल जो घरेलू उत्पादक है, उनके हितों और हकों की रक्षा करने की जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का यह जो निर्णय है 90 देशों के ऊपर, जो उन्होंने 90 दिनों के लिए तमाम देशों के ऊपर जो टैरिफ लगाया था उसको ऊपर स्टे देने का, वो स्वागत योग्य है। सर, राहुल गांधी ने जो आप ओबीसी को लेके कह रहे थे कि उन्होंने जो 50% की सीमा है उसको बोले ज्यादा कर दिया जाए, उसके ऊपर बोला है, क्या कहना चाहते हैं? उसके ऊपर हमारा कोई ऐतराज नहीं हो सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। पूरे देश में भारत सरकार के कानून के हिसाब से 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कुछ प्रदेश ऐसे हैं, खासकर तमिलनाडु और मेरे ख्याल से कर्नाटका भी है शायद, जहां पर 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है। अगर पूरे देश में ऐसी कोई व्यवस्था करनी है तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर स्टे है, तो सुप्रीम कोर्ट को एक कॉल लेना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर अलाउ करती है तो निश्चित तौर पर तमाम राज्यों से और जितने स्टेक होल्डर है उन लोगों से बात करके सरकार एक फैसला कर सकती है। नॉन फेंसिंग जो लोग है, नेता है, उसे रिटायर होना चाहिए, उसको लेकर कौन? कांग्रेस के जो नॉन एक्टिव नेता है उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। ये कांग्रेस का अंदरूनी विषय है, और निश्चित तौर पर कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे निकम्मे या कर्मण्य टाइप के नेता हैं जो सिर्फ पोस्ट लेकर के बैठे हुए हैं। कुछ लोग जाति के नाम पे राजकारण करते हैं, कुछ लोग एक अपना रिश्ता है, संबंध, इस नाते राजकारण करते हैं। तो ऐसे में तमाम जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो रिटायरमेंट की एज तक पहुंच चुके हैं, ऐसे लोगों को राजकारण से रिटायर कर देना चाहिए। मुझे लगता है खड़गे जी स्वयं 80 से ज्यादा उम्र के हो गए, वो भी रिटायर हो जाएंगे तो कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा उपकार करके जाएंगे। खड़गे का ये भी बयान आया है कि ये दूसरा वर्ल्ड वॉर है इंडिपेंडेंट के बाद बीजेपी के साथ लड़ने के लिए, इस तरह से। यही तो कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि जो कांग्रेस बार बार कहती है कि आजादी की ये दूसरी लड़ाई है, संविधान के संरक्षण के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पूरे देश को जाति जाति में बांटने का राजकारण कर रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में एक जाति विशेष का वोट हथियाने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। यह स्वतंत्रता की लड़ाई हो सकती है? इसमें तो देश और बिखर जाएगा। जिस कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात कही, जिस कांग्रेस ने कभी भी जाति, भाषा, धर्म के नाम पे देश में भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह आग्रह रखा, और इस आग्रह के आधार पर हमारा संविधान भी बना, आज वही कांग्रेस पूरे देश को जातियों में बांट रही है और कह रही है कि हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ रही है। कुछ नहीं, महज ढोंग है, तमाशा है और दिखावा है। संविधान के रक्षण के नाम पे जिस प्रकार से वोटों की राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो मतदाताओं को बदनाम कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों की जनता का नाम खराब कर रहे हैं, वह कुछ नहीं, उनके अपनी राजनीतिक कुंठा का एक्सप्रेशन है। मान्यता रद्द करण्याची सध्या मागणी केली जात आहे। परत एकदा मराठी वर्सेस उत्तरवादची असा मुद्दा केलाय, तुमची काय म्हणणं याबद्दल? एका उत्तर भारतीय संस्थांनी सुप्रीम कोर्टमध्ये असा काहीतरी एक याचिका केलेली आहे। तो आता सुप्रीम कोर्टला एक निर्णय घ्यायचा आहे। पण मनसे मराठी भाषा बोलण्याच्या आग्रह साठी ज्याप्रमाणे उत्पात मचवतो, ज्याप्रमाणे गोरगरीब आणि निर्दोष निरपराध लोकांवर हल्ला करतो, त्यांची मारहाण करतो, तो चुकीचा आहे। मराठी भाषाचा सन्मान महाराष्ट्रात झालाच पाहिजे।
जास्तीत जास्त लोकांना मराठीमध्ये बोलण्याची सवय ठेवली पाहिजे. शासकीय जो कार्यालय आहेत आणि गैर शासकीय कार्यालय, बँक आहेत, अजून काहीतरी सरकारी कार्यालय होऊ शकतात, तिकडे त्या विभागात मराठी भाषामध्ये बोलण्याची आणि कामकाज करण्याची एक व्यवस्था राहिली पाहिजे. याच्यावर कोणालाही मतभेद नाही, वाद नाही. पण या आग्रहासाठी तुम्ही बँकचे अधिकाऱ्यांवर, कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणार, त्यांच्या कानफाटात मारणार, डीमार्टमध्ये जाऊन त्यांच्या कर्मचारीला बोलणार तू मराठीत बोल नाहीतर मारणार, कोणी वॉचमॅनला मारणार, हा चुकीचा आहे. आणि या आधारावर कोणी जर सुप्रीम कोर्टमध्ये गेलेला आहे तो आता सुप्रीम कोर्टला एक फायनल निर्णय घ्यायचा आहे. पण मी एक गोष्टी सांगू शकतो, महाराष्ट्राच्या लोकांनी हा जो एक दळभद्री राजकारण आहे मनसेची, त्या कारणास्तव रिजेक्ट केलेला आहे. आता मनसेचा काही जनाधार नाही आहे. मनसेचे प्रत्येक उमेदवार पडत आहेत निवडणुकीमध्ये. आणि अशा परिस्थितीत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय घेईल मला माहित नाही, पण महाराष्ट्राचे लोकांनी मनसेला एक कॉल दिलेला आहे की बाबा तुमची काही गरज महाराष्ट्रात नाहीये, काही जरूरत नाहीये महाराष्ट्रात. कितनी बार तो बोल चुके रे, कितनी बार तो बोल चुके. सर मेरा एक क्वेश्चन ये कि जिस तरह से बोर्ड ने दोनों सदनों में प्रस्ताव पास हुआ, मगर मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, जिसको लेके कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने पूछी जाए कि इसको क्या. सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ लगभग 12 याचिकाएं पहुंच गई हैं. जहां तक मेरी जानकारी, हो सकता है कल परसों में 2 और बढ़ गई होंगी. संभवतः 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इन सारी याचिकाओं को क्लब करके इसके ऊपर सुनवाई करेगी. और ये जो प्रक्रिया है इस पर हमको कोई एतराज नहीं. देश में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है. वो कानून सही बना गलत बना इसके ऊपर अंतिम निर्णय देने का अधिकार राष्ट्रपति महोदया के पास है. राष्ट्रपति महोदया ने मंजूरी दे दी है. अब यह कानून संविधान के चौखट के अंदर है या नहीं है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट एक कॉल ले सकता है, फैसला कर सकता है. और मुझे लगता है कि तमाम याचिकाएं इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में गई हैं. बिल्कुल रास्ते पे उतरकर शाहीन बाग करना, तोड़फोड़ करना, गुंडागर्दी करना, विरोध प्रदर्शन करना, उसके बजाय या कोई राज्य सरकार का कोई नेता, कोई राज्य का कोई नेता कहे कि हम इसको अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, इस तरह की बातें करने के बजाय आप इस कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने का आग्रह रख सकते हैं. तो ये इस विषय पर हमारा कोई ऐतराज नहीं. सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हमको स्वीकार होगा, मान्य होगा. धन्यवाद. अब विदा लेते हैं.